सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है 1 PM लाइव क्लास में। हर रोज़ इस क्लास को मैं दोपहर में 1 बजे लेके आता हूँ। अभी हमने टाइम फिक्स कर दिया है इसका, है ना। इसमें अपने करते हैं द हिंदू के एक एडिटोरियल का पोस्टमार्टम। आज सुबह का अपना एडिटोरियल है सेकंड वाला, डील इन डेंजर। देखो पहला वाला इजी था, कोरोना वायरस से रिलेटेड था तो उसको हमने नहीं उठाया। सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड है, इसको हम जो है करने वाले हैं। अब मेरे साथ बने रहें। देखो आज हम ग्रामर वोकैबुलरी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में करने वाले हैं स्टार्टर्स और कनेक्टर्स। इसी एडिटोरियल में आपको करवाऊंगा ग्रामर के साथ। करना सिर्फ इतना है, पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखना है, छोटे छोटे पीस बाय पीस करके ना देखें, है ना, एक सिटिंग में एक साथ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और सारी की सारी वोकैबुलरी की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसमें सुबह में आपको मालूम चल जाता है दोपहर में कौन सा एडिटोरियल डिस्कस होने वाला है ना, तो जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहे डील इन डेंजर, कह रहे एक डील है, एक जो समझौता है जो कि डेंजर में है, खतरे के अंदर है। अब देखो कौन सा समझौता है। ऑन पोस्ट ब्रेक्सिट यूके EU ट्रेड डील। कह रहे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेड डील की जो यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में होने वाली है। और कब होने वाली है? पोस्ट ब्रेक्सिट एरा में, ऐसे एक युग में, ऐसे एक वक्त में जब ब्रिटेन ब्रेक्सिट कर गया है, ब्रिटेन ने एग्जिट मार लिया यूरोपियन यूनियन से, और उसके बाद वाले वक्त के अंदर। देखो ये ब्रेक्सिट सब समझाऊंगा मैं आपको। अभी जो है बेसिक आप इसकी वोकैबुलरी को समझें। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन ने मार लिया है एग्जिट। ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड। जब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उस डील को हम कहते हैं ब्रेक्सिट, है ना। अब देखो पोस्ट का मतलब क्या है। इंग्लिश में पोस्ट और प्री दो सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। पोस्ट मतलब बाद में आने वाला, प्री मतलब पहले आने वाला। अगर आप पोस्ट ब्रेक्सिट यूके EU ट्रेड डील की बात कर रहे हैं ना, तो अब उस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं जो यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में होने वाली है ब्रेक्सिट के बाद में, है ना। ब्रेक्सिट पोस्ट ब्रेक्सिट है, पोस्ट ब्रेक्सिट में मतलब ब्रेक्सिट के बाद में। चलिए एक छोटी चीज मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ। ये पोस्ट प्री वाला आप आजकल ऐसा वर्ड बहुत देखते होंगे, व्हाट इज पोस्ट कोविड वर्ल्ड, है ना। पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये ऐसा वर्ड है, ऐसी दुनिया है जिसमें आप और हम रह रहे हैं आजकल, है ना। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, मास्क पहनना पड़ता है, तो हम बोलते हैं इसको पोस्ट कोविड वर्ल्ड। पोस्ट मतलब कोविड के आने के बाद वाला जो दुनिया है, वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़े। देखो इसके टाइटल पैराग्राफ से अपने को मालूम चलेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ नो डील ब्रेक्सिट हैज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड पुट्स एट रिस्क द हार्ड वन पीस इन द नॉर्दर्न आइलैंड। कह रहा है एक नो डील ब्रेक्सिट है ना, एक ऐसा ब्रेक्सिट जिसमें कोई डील ना हो, सीधे सीधे यूरोप से इंग्लैंड अलग हो जाए बिना किसी डील को किए। कह रहे एक नो डील ब्रेक्सिट जो है ना उसके पास है। अच्छा क्या है भाई? एक तो है इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक कीमतें, है ना, इसकी बड़ी आर्थिक कीमतें हैं। अच्छा और क्या है? कह रहे यही ब्रेक्सिट जो है पुट करता है, रखता है रिस्क पे, जोखिम पे उस पीस को, उस समझौते को, उस शांति को जो था हार्ड वन, है ना, बड़ी मुश्किल से जीता गया। और कहाँ पे? नॉर्दर्न आइलैंड में। समझ गए ना। तो कह रहा है एक नो ब्रेक्सिट डील के एक तो बहुत सारी आर्थिक कीमतें रहेंगी, दूसरा यही डील रख देती है नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर हार्ड वन पीस को, रिस्क पे सारी की सारी जो है वहाँ का अमन चैन हो सकता है आयरलैंड नाम की कंट्री के अंदर। अब देखो इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आते हैं, है ना। पहली चीज़ तो क्या, सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने है। देखो आज मैंने इस सब्जेक्ट को गलती से येलो छोड़ दिया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड दो मुझे। अब इसको मैंने ग्रीन कर दिया, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये बन गया अपना सब्जेक्ट और हैज़ और पुट्स बन गई इसकी दो वर्ब्स। ये पूरे एडिटोरियल का मैंने मार्क कर दिया है ना, सिर्फ टाइटल पैराग्राफ का नहीं। अभी भी जो लोग संघर्ष कर रहे हो अपनी इंग्लिश से, आप आज अपने आप को देखो आईने में, क्या आप सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ सकते हो? मेरा जवाब है आप नहीं पकड़ सकते। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो तो अपने ऊपर कैसे काम करेंगे आप? सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना सीख लें, आपका काम जो है गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। तो आपकी गाड़ी जो है ना, इंजन को स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब पूरे एडिटोरियल का मार्क किया हुआ है, टाइम निकाल के करता हूँ, इसका फायदा उठाएं, है ना। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मैच करें। अब दूसरी चीज, ये हार्ड वन से एक बहुत बढ़िया ग्रामर रूल निकलता है। अब देखना ध्यान से, हार्ड वन पीस, इसका मैं कर रहा हूँ पोस्टमार्टम।
हार्ड का मतलब है एक एडवर्ब है, वन का मतलब है एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन वन है ना, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीस है एक नाउन। देखो इस नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव का यही काम होता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले होती हैं एडवर्ब्स, इनका भी यही काम होता है। तो हार्ड, वन, पीस में तीनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार हैं, नाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो बैड मैनर्ड बॉय, बैड मैनर्ड बॉय, ही इज अ बैड मैनर्ड बॉय, अगर मैं ऐसा बोलूं या कोई भी सेंटेंस में इस फ्रेज को यूज करूं, क्या मुझे बता सकते हैं इसमें क्या गलती है? बैड मैनर्ड बॉय। चलिए देखो इसमें गलती ये है, मैनर्ड एक एडजेक्टिव होगा, मैनर्ड एक एडजेक्टिव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, ग्रामर सीरीज में आपने सीखा है। बॉय एक नाउन होगा, बॉय एक नाउन होगा, बॉय एक कॉमन नाउन होता है। बैड को हम एक एडवर्ब बनाएंगे, बैड को यहाँ पे एडवर्ब बनाएंगे, पर जैसे ही आप बैड को एडवर्ब बनाओगे, बैड का मतलब कुछ और होता है। एडवर्ब फॉर्म के अंदर बैड का मतलब खराब नहीं होता, एडवर्ब फॉर्म में बैड का मतलब होता है जोरों से, एडवर्ब फॉर्म में बैड का मतलब होता है बहुत ही हार्डली, है ना, बहुत ही हार्ड तरीके से। अगर आप बैड मैनर्ड बॉय किसी को बोल रहे हैं और बैड को एडवर्ब बना बैठे हैं, तो इसका मतलब ये होगा ये एक बहुत ही हार्ड मैनर वाला बॉय है ना, खराब मैनर वाला नहीं, हार्ड मैनर वाला, मतलब आपने मीनिंग कर दिया चेंज। इसीलिए हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते बैड मैनर्ड, हम बोलते हैं इल मैनर्ड बॉय। तो ये छोटा सा ग्रामर रूल है, बैड को कभी भी एडवर्ब फॉर्म में यूज ना करें, इसका मतलब खराब नहीं होता एडवर्ब फॉर्म में। एडवर्ब फॉर्म में खराब के लिए हम इल नाम के एडवर्ब को यूज करते हैं। तो इल मैनर्ड बॉय, इल मैनर्ड गर्ल, इल डिवाइस प्लान, है ना, इस तरह से इस फ्रेज को आप चलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक छोटी सी समरी देता हूं, आपको मालूम चले आज बहुत कुछ एडिटोरियल में देखने वाला, पहले आपको एक समरी दे देता हूं। उससे पहले दो चीजें, एक चीज तो ये, जो लोग एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं, कोई भी मिरेकल नहीं होने वाला है, रातों रात आप पढ़ना नहीं सीखोगे, पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। देखो ये तो आपको पढ़ना ही है ना, इसको तो पढ़ करके आपको सीखना ही है, इसमें आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप ग्रामर को थोड़ा सिस्टमेटिकली फॉलो करने लगे। ग्रामर पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैंने कल लास्ट वीडियो पब्लिश की थी, लास्ट तो नहीं है यार, 4-5 वीडियोस और बची हैं, है ना, तो लास्ट के अंदर चल रहे हैं हम। तो आप जो है ग्रामर सीरीज को चैनल पे जाकर के फॉलो करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल के होम पेज पे ये रखी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET। अगर आप जीरो से शुरू करते हो ना, स्क्रैच से, 10 दिन में इसको पूरे करके आओ, आप 0 से 5 पे आ चुके होंगे, मेरा आपसे वादा है। जाकर के इसको फॉलो करें। इसी के ऊपर प्रीमियम कंटेंट वाली एक जो है ना प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें मेंबर ओनली वीडियोस हैं, है ना, आपको पेपर में कैसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो ये वीडियोस आप मेंबर बन के एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप प्लान को आप अपने हिसाब से चूज करें, ठीक है ना। अब देखो समरी ये है, ब्रिटेन तो आप जानते हो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, ब्रेक्सिट ले लिया है इसने। अब इसके साथ में हुआ क्या, ब्रिटेन का कब्जा है नॉर्दर्न आयरलैंड पे, इसने नॉर्दर्न आयरलैंड को भी यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया, क्योंकि कब्जा है तो ऑब्वियसली बात है ये अपने साथ ही ले जाएगा इसको। अब नॉर्दर्न आयरलैंड की प्रॉब्लम क्या है, इसका सदर्न आयरलैंड जो पार्ट है ना, वो अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, क्योंकि वो इसके साथ मिला नहीं हुआ। दोनों के बीच में पहले लड़ाई हुआ करती थी, बाद में इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद में इन दोनों का बॉर्डर भी खुल गया था, प्यार मोहब्बत से रहते थे। पर अब क्या कह रहा है ब्रिटेन, मैं तुझे तो अलग करूंगा ही, साथ में सदर्न आयरलैंड से तेरा बॉर्डर भी खींचूंगा, क्योंकि बॉर्डर नहीं खींचा तो हमारे को खतरा है बाकी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से। अब ये बात होने के कारण हो क्या रहा है, अपना एडिटोरियल कर रहा है कि ब्रेक्सिट के बाद में एक डील कर लेना, ताकि नॉर्दर्न और सदर्न का प्यार बना रहे, क्योंकि इस रीजन में अगर खून खराबा हो गया तो इस ब्रेक्सिट से लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है दोनों भाइयों को प्यार से जो रहते थे गुड फ्राइडे अकॉर्ड के नीचे, उनको फिर से मत लड़वाना अपने जो है अपने स्वार्थ के कारण। चलिए शुरू करते हैं, ये इसकी समरी है, इसको कोशिश करें आप डालने की कमेंट सेक्शन में। बहुत ही वो है ना मूवी वाली स्टोरी है, आज का ड्रामेटिक स्टोरी है आज की, है ना अपनी, एकदम फिल्मी। और आज की टोन है इसको आप बोल सकते हैं एप्रीहेंसिव। ऐसी टोन बहुत बार आएगी जिसमें एडिटोरियल को डर लग रहा होता है किसी बात से कि यार ये ना हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं एप्रीहेंसिव। चलिए शुरू करने वाला हूँ। करे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मूव टू सेट एन October 15 डेडलाइन फॉर रीचिंग अ पोस्ट ब्रेक्सिट UK-EU ट्रेड डील हैज रेज्ड फियर्स ऑफ अ नो डील सिनेरियो। कह रहे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनकी जो मूव है, हरकत है, और सेट कर देने की हरकत क्या है, सेट कर देने की 1 October 15 की लास्ट डेट को, डेडलाइन को, और किस काम के लिए, रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए एक पोस्ट ब्रेक्सिट UK-EU डील पे, है ना। ब्रेक्सिट के बाद में
यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के बीच की ट्रेड डील पे। कह रहा है जो बोरिस जॉनसन का जो मूव है ना, इसने रेज कर दिया है, उठा दिया है फियर्स को, डरों को, और किसकी, ऑफ अ नो डील सिनेरियो, एक ऐसे सिनेरियो की जिसमें कोई भी डील नहीं होगी। बोरिस जॉनसन ने बोल दिया कि 15 अक्टूबर तक जो करना कर लो। अब इसके ऐसे कहने से ऐसे डर पैदा हो गए हैं कि 15 अक्टूबर तक कोई भी डील होगी नहीं, और इससे एक बिना डील के ही सारा काम जो है निपट जाएगा। अब बोरिस जॉनसन की वर्ब है, देखो एक्चुअली मूव भी होना चाहिए सब्जेक्ट हमारा, आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। आपका सब्जेक्ट है एक्चुअल में बोरिस जॉनसन्स मूव, इसकी वर्ब है हैज रेज्ड। अब आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा सेंटेंस था, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फटाफट से देखना। रेज और राइज दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें सबको कंफ्यूजन होती है। रेज का मतलब होता है उठाना, राइज का मतलब होता है खुद उठना, है ना। आप किसी चीज को उठा रहे हो, बॉटल को उठा रहे हो टेबल के ऊपर से, तो आप रेज कर रहे हो, अपने हाथ को उठा रहे हो तो रेज कर रहे हो। अगर आप खुद उठ रहे हो बेड पे से, आप खुद उठ रहे हो चेयर में से, तो आप राइज हो रहे हो, है ना। अब देखो इनका फर्क क्या है। ग्रामेटिकली रेज के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ग्रामेटिकली राइज के बाद में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे आई रेज्ड माई हैंड, अब इस हैंड को आप निकाल दो, मान लो निकाल दिया, आई रेज्ड। अब आपका सवाल आएगा भाई क्या रेज किया तूने रेज किया, क्या रेज किया, अपना हाथ, अपना पाँव, अपना जवाब, अपनी आवाज़, क्या रेज की। तो इस रेज वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा, लगा देता हूँ माई हैंड, है ना। रोज वर्ब को ऑब्जेक्ट दे ही नहीं सकते आप। अब बोलो मैं उठ खड़ा हुआ, आई रोज। अब यहाँ पे आगे क्या लगाओगे, हाथ पाँव, अरे मैं खुद ही उठ खड़ा हुआ, तो आगे क्या लगाना है ना। अब देखो इतना तो आप समझते हो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक बढ़िया सा रूल बताता हूँ, है ना। एक काम करो, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर मुझे एरर ढूंढ के बताओ। यही वाला फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ा के समझा रहा हूँ आपको एडवांस फॉर्म में। एसएससी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और मुझे एरर बता दो दोनों सेंटेंस में किसमें है। मैं इतने में पार्सिंग कर लेता हूँ, इतने में आप सोच भी लेना, है ना। आया पकड़ में, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जीरेंट की वीडियो मैंने करवाई थी पार्टिसिपल जीरेंट में। चलो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या सब्जेक्ट वर्ब को मार्क कर दिया है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ डीजल वॉज अ वरी, सेंटेंस के मीनिंग पे नहीं जाते हैं अभी, है ना। अभी सेंटेंस को ग्रामर से ही सॉल्व करेंगे, मीनिंग से तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो। दूसरा, रेजिंग प्राइसेस ऑफ डीजल वॉज अ पॉलिटिकल डिजास्टर फॉर द रिजीम। अब मुझे बताओ, राइज वर्ब का ही जीरेंट बनाया है या पार्टिसिपल बनाया है राइजिंग, और रेज वर्ब से ही आईएनजी फॉर्म जीरेंट या पार्टिसिपल बनाया है रेजिंग। इसमें दिक्कत क्या है, आपको इस वॉज वर्ब का दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज वर्ब ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वॉज वर्ब गलत है, यहाँ पे वर आना चाहिए, है ना। अब देखो, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म। अगर या तो ये पार्टिसिपल है या एक जीरेंट है, समझ गए ना। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा वो ग्रीन कलर में, देखो या तो ये जीरेंट है या ये एक पार्टिसिपल है। या तो ये जीरेंट है और प्राइसेस को इसने अपना ऑब्जेक्ट ले रखा है और अपने हिसाब से इसने वर्ब ले रखी है, या फिर ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और प्राइसेस हमारा सही सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज। समझ गए ना। अब मुझे एक चीज बताओ, राइज वर्ब क्या ऑब्जेक्ट लेती है, सर नहीं लेती। अगर राइज वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो राइज नाम का जीरेंट भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। समझ गए मेरी बात को। अगर राइज वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती तो राइज से बनने वाला जीरेंट भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। अगर राइज से बनने वाला जीरेंट मेरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता तो प्राइसेस इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर प्राइसेस इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्राइसेस है क्या, अरे भाई प्राइसेस तुम्हारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और राइजिंग एक एडजेक्टिव है। समझ गए ना। तो ये जीरेंट है ही नहीं, अगर इसके जीरेंट बनाना पड़े तो उसको ऑब्जेक्ट देना पड़े, इसमें इतनी ताकत ही नहीं ऑब्जेक्ट लेने की। तो ये मेरे भाई एडजेक्टिव है, जीरेंट नहीं है, पार्टिसिपल है। अब देखो, प्राइसेस ऑफ डीजल वॉज अ वरी, और कौन से प्राइस, उठते हुए प्राइसेस, राइज होते हुए प्राइसेस। तो हमारे लिए चिंता का कारण जो ना राइजिंग नहीं था, उठते हुए प्राइसेस थे डीजल के। अब देखो प्राइसेस तो प्लूरल है, तो वॉज कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ लिखूंगा वर अ वरी। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे मेरी बात को। राइजिंग जीरेंट हो नहीं सकता, अगर ये जीरेंट है नहीं तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट हमारा प्राइसेस है, प्राइसेस सब्जेक्ट है तो मेरे भाई वर्ब आएगी वर, ना कि वॉज।
अब अगले में देखो, रेजिंग प्राइसेस ऑफ डीजल वाज अ पॉलिटिकल डिजास्टर फॉर रिजीम। डीजल के प्राइसेस को रेज करना, उठाना एक पॉलिटिकल डिजास्टर था रिजीम के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, है ना। पॉलिटिकली बहुत खराब काम किया उन्होंने। अब देखो, रेजिंग को अगर जीरेंट मान लूँ तो प्राइसेस को इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, समझ गए मेरी बात को। तो ये हो गया आपका जीरेंट और प्राइसेस हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो प्राइसेस का जो रेजिंग है, जीरेंट है, इसकी वर्ब जो है वॉज, वो बिल्कुल ठीक है। जीरेंट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो राइजिंग प्राइसेस ऑफ डीजल वॉज अ पॉलिटिकल डिजास्टर फॉर द रिजीम, इस तरह से यहाँ पे वॉज बिल्कुल ठीक है। तो ये राइजिंग रेजिंग के चक्कर में वर्ब भी बदल जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो जीरेंट पार्टिसिपल में करवा चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ। करब वाइल हिज थ्रेट हैंग्स like the sword of Damocles above the negotiating teams, the British government is reportedly planning a piece of legislation that would overwrite parts of the withdrawal agreement. The divorce deal signed between the UK and the EU last year. मैं क्या जब भी शुरू करता हूँ ना रिकॉर्डिंग, ये कुत्ते लड़ने लग जाते हैं बाहर, है ना। अभी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। कह रहे जहाँ उसकी जो थ्रेट है, अच्छा किसकी भाई, हिज लगाया तो बोरिस जॉनसन की। जहाँ पे बोरिस जॉनसन की जो थ्रेट है, जो उसने चुनौती दी है, कह रहा वो हैंग करती है डिमोक्लिस की सॉर्ड की तरह, डिमोक्लिस की तलवार की तरह। अब इसके पीछे कहानी है, डिमोक्लिस की तलवार को अब ऐसा समझ लें, ऐसी तलवार जो हमेशा लटकी ही रहती है। तो कह रहे जहाँ पे बोरिस जॉनसन का जो मूव है, जो थ्रेट है, वो लटका हुआ है एक हमेशा लटके रहने वाली तलवार की तरह। और किसके ऊपर, दोनों निगोशिएटिंग टीम्स के ऊपर, दोनों ऐसी पार्टियों के ऊपर जो आपस में बातचीत कर रही है। कह रहे जहां ऐसा है। अच्छा हुआ क्या, कह रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, वो रिपोर्टेडली प्लान कर रही है, कथित तौर पे योजना बना रही है एक ऐसे पीस ऑफ लेजिस्लेशन की, एक ऐसे छोटे से कानून के टुकड़े की। और वो कौन सा टुकड़ा है भाई, दैट वुड ओवरराइड पार्ट्स ऑफ द विड्रॉल एग्रीमेंट, जो कि ओवरराइड कर देगा, जो कि फिर से लिख देगा कुछ हिस्सों को विड्रॉल एग्रीमेंट के। अच्छा ये विड्रॉल एग्रीमेंट क्या है, ये है डिवोर्स डील साइंड बिटवीन यूके एंड ईयू लास्ट ईयर। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेक्सिट डील की, उसी को हमने विड्रॉल एग्रीमेंट बोला है। कह रहा है ये वो विड्रॉल एग्रीमेंट है जो कि एक तलाक की डील भी थी, यूके और ईयू के बीच में लास्ट ईयर साइन की गई थी। सेंटेंस लंबा है पर सिंपल सेंटेंस है ना। जहां अब देखो रिपीट नहीं करूंगा मैं, हिज थ्रेट की वर्ब है हैंक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ब है इज रिपोर्टेडली प्लानिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दैट की वर्ब है वुड ओवरराइट। कह रहे जहां उसकी थ्रेट जो है हमेशा टंगी रहती तलवार की तरह, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तैयार कर रही है एक नए कानून को, जो कि कुछ हिस्सों को बदल देगा इनकी बाहर निकलने वाली डील के। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस था। सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी देख लेना, कुछ पुरानी कहानी है इसके पीछे। कॉन्स्टेंट डेंजर बोलते हैं ऐसी तलवार जो हमेशा आपके सर पे लटकी रहे। रिपोर्टेडली देख लेना ना, कथित तौर पे, इसको एलिजिडली, अज्यूमेबली, परपोर्टेडली, ये एडवर्ब है सबकी सब, ऐसा भी लिख सकते हैं इनको, है ना। चलो, कह रहे द एग्रीमेंट हैड सॉट टू अवॉइड अ हार्ड बॉर्डर कमिंग अप बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज पार्ट ऑफ द यूके एंड द आयरिश रिपब्लिक एंड यू मेंबर। अब ये वही बात कर रहा है, कह रहे जो एग्रीमेंट था ना, इसने सीक किया, हैड सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट। इसने कोशिश की पाने की, और क्या पाने की, अवॉइड करने की, है ना। और किसको अवॉइड करना है, एक हार्ड बॉर्डर को, एक बहुत ही एक पक्के जो ना सीमा को, है ना, बॉर्डर को। और किन के बीच में, जो कमिंग अप होता है, खड़ा होता हुआ है बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि पार्ट है यूके का, और आयरिश रिपब्लिक जो कि एक ईयू मेंबर है। तो कह रहा एग्रीमेंट ने बड़ी कोशिश की थी कि अवॉइड करेंगे एक ऐसे बॉर्डर को जो नॉर्दर्न आयरलैंड और जो आयरिश रिपब्लिक है, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर को खड़ा होने से अवॉइड करवा सके। समझ गए ना। देखो ऊपर जो बात बताई थी वही कह रहे हैं, है ना। देखो सीक सॉर्ड ऐसे चलती है। इस वर्ब के बहुत सारे काम होते हैं, किसी को पाना, कोशिश करना, किसी का पीछा करना। अब जैसे कुत्ते भी बाहर भाग रहे हैं ना एक दूसरे को, तो ये सीक कर रहे हैं एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, है ना। तो इस सीक वर्ब को हम पोस्टमार्टम खबरी में कर चुके हैं 4-5 दिन पहले। आप फॉलो करें, एक एक वर्ड को मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, जिंदगी भर आपको याद रहे खबरी ऐप के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सीक की सेकंड फॉर्म सीक्ड लिखते हैं, सीक्ड। भाई ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती, सीक होता है, सॉर्ट होता है, सॉर्ट होता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल साइंड अलोंगसाइड द एग्रीमेंट, द रीजन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम ईयू रूल्स इन ट्रेड विद आयरिश रिपब्लिक। अब देखो इनका एक अग्रीमेंट भी हुआ था ना ब्रेक्सिट के वक्त, नॉर्दर्न और आयरिश रिपब्लिक का। कह रहे उस अकॉर्डिंग टू हिसाब से
नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक कानून या एक ऐसी चीज मान लो जिसको सब फॉलो करते हैं ना, प्रोटोकॉल। कह रहे हिसाब से नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के। अच्छा, कौन सा प्रोटोकॉल है? जिसको साइन किया गया था साथ ही साथ इस अग्रीमेंट के, जिसको इस वक्त जो ना अग्रीमेंट के वक्त जिसके ऊपर सबने साइन किया था। कह रहे इसके हिसाब से हुआ क्या, जो रीजन है उससे आशा ऐसी एक्सपेक्टेड है वो कि वो फॉलो करेगा कुछ यूरोपियन यूनियंस के रूल्स को ट्रेड के अंदर आयरिश रिपब्लिक के साथ। तो इन्होंने एक अग्रीमेंट भी किया था, है ना, कि भले ही इंग्लैंड अलग हो रहा है पर हम जो है इंग्लैंड का पार्ट होंगे, पर आयरिश रिपब्लिक के साथ पुराने वाले रिश्तों को कायम रखेंगे, ईयू के रूल्स को बनाए रखेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कर अब देखो दिक्कत बताएगा क्या है। द हार्ड ब्रेक्सिटर्स इन मिस्टर जॉनसन्स कंजर्वेटिव पार्टी वर क्रिटिकल ऑफ दिस क्लॉज, claiming that it endangers the UK's sovereignty। करे लेकिन जो हार्ड ब्रेक्सिटियर्स है ना, देखो ब्रेक्सिटियर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की नाक में दम करके गवर्नमेंट को यूके की ईयू से अलग करवाया है ना। कुछ उत्पाती तत्व होते हैं ना हर देश में, तो कह रहे ये हार्ड ब्रेक्सिटर्स जो हैं किसमें? जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी में। कह रहे ये बहुत ही क्रिटिकल थे, ये बहुत ही आलोचना करने वाले थे इस क्लॉज की, इस कानून की जो ऊपर इन्होंने किया है ना नॉर्थ और साउथ के बीच। कह रहे इन्होंने बड़ी आलोचना की इस कानून की। अच्छा, कैसे आलोचना की इन्होंने? साइमल्टेनियसली क्लेम करते हुए, दावा ठोकते हुए इस बात पे कि ये चीज एंडेंजर करती है, खतरे में डालती है यूके की, इंग्लैंड की सॉवरेनिटी को, वहां की आज़ादी को। तो हार्ड ब्रेक्सिटियर्स का यही कहना था, है ना, बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत ही आलोचना कर रहे थे और साथ साथ दावा भी ठोक रहे थे कि इनके बीच का जो अग्रीमेंट है नॉर्थ और जो आयरिश रिपब्लिक है, इससे यूके की आज़ादी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आओ। द ब्रेक्सिटियर्स, इसकी वर्ब है वर्ड। क्लेमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। आप खाना खा रहे होते हो, टीवी देख रहे हो, तो वही काम ये कर रहे थे। यहाँ पे क्रिटिकल थे, मेन वर्ब है क्रिटिकल होना, और यहाँ पे इनकी साइमल्टेनियस वर्ब है क्लेम करना, है ना। तो ये क्लेम कर रहे थे साइमल्टेनियसली। एंडेंजर का मतलब होता है किसी को डेंजर में डालना, डेंजर का एक सिनोनिम है पैरिल, तो इसका मतलब होता है इम्पैरिल, है ना। मतलब एंडेंजर एक वर्ब है, वैसे ही पैरिल से अगर इम्पैरिल कर दें तो भी एक वर्ब बन जाती है, किसी को भी डेंजर, खतरे या पैरिल में डालना। सोवरेनिटी मतलब आपकी ऑटोनॉमी, आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी, आपकी संप्रभुता। कह नाउ द प्लान डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, द इंटरनल मार्केट एंड द फाइनेंशियल बिल विल अलाउ यूके कोर्ट्स to follow new UK laws rather than the divorce agreement। कह रहा है अब क्या होने वाला है, जो प्लान डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, लेजिस्लेशन मतलब कानून, प्लान मतलब जिसकी प्लानिंग अभी चल रही है। तो ऊपर हमने देखा था ना एक प्लान कर रहे हैं वो, तो कह रहा है जो प्लान होने वाला घरेलू कानून है, वहाँ की इंटरनल मार्केट है और वहाँ के जो फाइनेंस बिल है, जैसे अपने यहाँ पे होते हैं ना मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये वित्तीय बिल, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब की सब चीज़ें तीनों की तीनों विल अलाउ, अब अलाउ करेंगी यूके को, इंग्लैंड को, वहाँ की कोर्ट्स को कि वो फॉलो करें नए यूके के लॉज को, बजाय डिवोर्स एग्रीमेंट के, बजाय ब्रेक्सिट डील के एग्रीमेंट के बजाय। समझ गए ना। तो कह रहा है वो पूरा सिस्टम बदल रहे हैं अपना, अंदर नए कानून बना रहे हैं। ब्रेक्सिट में जो बातें इन्होंने कही थी अब उससे फिरने वाले हैं, सारे एग्रीमेंट वो तोड़ देंगे, अपने हिसाब से चलेंगे यूके वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है, कह रहा नॉर्दर्न आयरलैंड लीडर्स हैव ऑलरेडी कॉल्ड इट अ बिट्रेयल। कह रहे जो नॉर्दर्न आयरलैंड लीडर्स है ना, जिन पे इसका यूके का कब्जा है, कह रहे उस पार्ट के जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले से ही कॉल कर दिया है इस पूरी चीज़ को एक बिट्रेयल, एक धोखा। समझ गए ना। तो उनको पहले कहा था कि आप जो है ना हमारे साथ तो रहोगे, लेकिन आप सदर्न आयरलैंड से, आयरलैंड आयरिश रिपब्लिक से आराम से अपना काम करते रहना ना, अपने हिसाब से व्यापार करना। अब उनको बोल दिया कि भाई अलग करेंगे तुमको, बॉर्डर खींचेंगे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये तो पूरा का पूरा एक बिट्रेयल है, धोखा है हमारे साथ। बिट्रेयल के लिए सिनोनिम अपने पास ट्रेचरी और डिसेप्शन, दोनों का मतलब होता है किसी के साथ धोखा। करे द रियल रिस्क ऑफ कटिंग द रीजन ऑफ द EU कस्टम्स कोड इज दैट फिजिकल चेक्स कुड इमर्ज बिटवीन द टू आइलैंड्स, थ्रेटनिंग द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट दैट ब्रॉट पीस। कह रहे जो सही रिस्क जो है ना, वास्तविक जो जोखिम है किस चीज़ का, कट करने का इस रीजन को ऑफ, है ना, कट करने का इस रीजन को दूर, अलग। अच्छा किससे? EU के कस्टम कोड से, यूरोपियन यूनियन के जो कस्टम कोड है उसके हिसाब से। कह रहे जो रिस्क है ना, इज वो क्या है, दैट ये कि
फिजिकल चेक्स कुड इमर्ज, फिजिकल चकासनी, फिजिकल चेक्स, फिजिकल जांच जो है ना इमर्ज हो सकती है, खड़ी हो सकती है दोनों आइलैंड्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ। अच्छा कैसे खड़ी हो सकती है? थ्रेटन करते हुए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को, चुनौती देते हुए इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को जो ब्रॉड करके लाया था पीस को, जो दोनों के बीच में अमन चैन को लेके आया था। तो कह रहा रियल रिस्क यही है फिर से इनके बीच में 1990-80 वाला खून खराबा शुरू ना हो जाए, दोनों के बीच में कहीं एक नया बॉर्डर ना खींच जाए। ये शायद 1992 में हुआ था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, देख लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं है। इसमें देखने वाली चीज़ें देखते हैं सेंटेंस में, है ना। देखो थ्रेटनिंग भी यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहा है। फिजिकल चेक जब इमर्ज होंगे, मेन वर्ब जब इमर्ज होगी, साथ ही साथ साइमल्टेनियस काम होगा थ्रेटन करने का। तो ये फिजिकल चेक दो काम करेंगे, पहला काम इमर्ज होंगे, दूसरा चुनौती देंगे, थ्रेटन देंगे, किसी को हैरान करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज जो है ना, इज ये आपकी वर्ब थी किसकी? रियल रिस्क की। कह रहा है हाँ। अब देखो यहाँ पे स्टार्टर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, दो को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कह रहा है दो हालांकि द यूके फॉर्मली एग्जिटेड द यूनियन, इट कंटिन्यूज टू अबाइड बाय द EU रूल्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड विच एंड्स इन दिसंबर। कह रहा है हालांकि जो यूके है, जो इंग्लैंड है, उसने आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली फॉर्मली एग्जिट कर दिया है यूनियन को। ये अभी भी जारी है, इट कंटिन्यूस, अभी भी जारी है, अबाइड बाय करना, हिसाब से चलना EU के रूल से, है ना। और कब? इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, इस बदलाव के वक्त के दौरान। अच्छा कौन सा बदलाव का वक्त है? जो कि एंड होता है दिसंबर में, जिसको जो पूरा हो जाता है दिसंबर के अंदर। तो इन्होंने यही बोला दिसंबर तक हम पुराने रूल्स को फॉलो करने वाले हैं यूके ने, उसके बाद हम नए टैरिफ, नए आपके ऊपर टैक्स लगाया करेंगे माल के आने और जाने के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, एक नाउन है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब वो पीरियड जब दो अवस्थाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं ना, जैसे बर्फ और पानी पिघल रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें आधी बर्फ होती है, आधा पानी होता है, उसी को कहते हैं अपने बदलाव का पीरियड, बदलाव की अवस्था। अवॉइड बाय, अडर टू और फॉलो स्ट्रिक्टली, तीनों का मतलब एक है ना। अवॉइड के बाद में बाय फिक्स, अडर के बाद में टू फिक्स, दोनों का मतलब है किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। अब इसमें देखने वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है ना दो का, ध्यान से देखना। देखो दो और ऑल दो का मतलब एक ही होता है, थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है, पर आपके एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल दो के अंदर कोई बहुत ही हैरान कर देने वाली, फ्लैगरजेस्टेड कर देने वाली, आपको समझ लो ना, आपको इतने ज़्यादा जो है ना सरप्राइज कर देने वाली जो चीज़ होगी ना, उसको ऑल दो से यूज़ करो। और वैसे दो से आप जो है, आप ऐसा समझ लो दोनों एक ही है ना, बाद में फिर कभी बताऊंगा दोनों कैसे अलग अलग काम करते हैं। तो दो और ऑल दो का मतलब एक ही होता है, इनका मतलब होता है हिंदी में बावजूद इस बात के की, है ना। इंग्लिश में डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब इनको यूज कैसे करते हैं, इस पे स्टार्टर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन कंजंक्शंस को आपको सीखना पड़ेगा। देखो ऑल्दो आई लव यू आई कैन नॉट मैरी यू, इस सेंटेंस में खास बात क्या है मालूम आपको? मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दो बातें बिल्कुल उल्टी। हालांकि ऑल्दो, बावजूद इस बात के कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे भाई करता है तो शादी कर लेना, पर कह रहा है मैं तो करता हूँ प्यार पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, समझ गए ना। तो ऑल्दो दो यही काम करता है भाई, एक बात जो है उसके हिसाब से दूसरी बात ना आ रही हो, उसके बिल्कुल उल्टी जा रही हो, तब आप ऑल्दो को शुरू में लगा दें और सेंटेंस को आप जो है दोनों को जोड़ दें, है ना। कंजंक्शन का काम कर देगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा। वैसे ये देखो, ऑल्दो वी प्लेड रियली वेल वी कुड नॉट विन द मैच। अरे भाई रियली वेल खेला था, इतना प्यारा खेला था, तो मैच क्यों नहीं जीता? बस नहीं जीता। हालांकि या ऑल्दो, डिस्पाइट इस बात के बावजूद, इस चीज़ के कि हम बहुत अच्छा खेले, हम फिर भी जीत नहीं पाए। वैसे ही ऑल्दो आई हैव लुक्ड एवरीवेयर आई कैंट फाइंड माई कार कीज, इस बात के बावजूद कि मैं सब जगह देख चुका हूँ, मैं फिर भी अपनी कार की कीज़ को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मेरी कार की कीज़ अभी भी खोई हुई है। उल्टी बात है ना दोनों, बस सब जगह देख लिया तो कार की कीज़ तो घर में ही है ना, सब जगह देखने के बाद क्यों नहीं मिली? अब देखो ये चौथा तो मैंने ऐसे ही कर दिया है ना। चलो अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। ऑल्दो अगर आपने समझ लिया ना तो नॉनदलेस भी आपने समझ लिया। ऑल्दो का काम होता है सेंटेंस के शुरू में आना, ऑल्दो का काम होता है सेंटेंस के शुरू में आना, नॉनदलेस का काम होता है सेंटेंस के बीच में आना, और सेंटेंस का मीनिंग दोनों जगह एक जैसा ही बना रहेगा। तो देखो पहले सेंटेंस को अब चेंज करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई लव यू नॉनदलेस आई कैन नॉट मैरी यू।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बावजूद इस बात के मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो नॉनदलेस का काम क्या होता है? शुरू में आने की बजाय या तो बीच में आना, या कभी कभी आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, कभी कभी आप देखोगे नॉनदलेस लास्ट में लगा होगा ऐसे, ऐसे, है ना? तो ये भी सही है, नॉनदलेस बीच में या लास्ट में, ऑल्दो शुरू में। सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा। अगला सेंटेंस देखो, वही बात, वी प्लेड रियली वेल नॉनदलेस वी कुड नॉट विन द मैच, है ना? तीसरा देखो, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर नॉनदलेस आई कैन फाइंड माई कार कीज। तो ऑल्दो और नॉनदलेस को आप नोट कर लें। आज के बाद आपको दो सेंटेंस दिए हों, अगर आप उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट बता पाएं तो ऑल्दो को शुरू में लगा के बता दें और नॉनदलेस को बीच में या लास्ट में लगा के बता दें। अब आपको यही करना है। मैंने आपको 3 दिए हैं ऑप्शंस, है ना? तीनों में 2-2 हैं स्टेटमेंट्स। आप मुझे बताएंगे तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स ऑल्दो या नॉनदलेस से आपस में जुड़ सकती हैं। अगर स्टेटमेंट उनमें कॉन्ट्रास्ट होगा ही नहीं तो उनको जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना? मान लो सेंटेंस ऐसा हो, ऑल्दो आई लव यू आई विल मैरी यू। अब ये सेंटेंस नहीं बनेगा, अब ये सेंटेंस हो गया गलत ऑल्दो से। भाई प्यार करता और शादी भी कर रहा है तो ऑल्दो का काम ही नहीं है यहाँ पे। समझ गए ना मेरी बात को? अगर इनमें आपको कोई ऐसा मिले तो उसको आप मैच नहीं करवाओगे, है ना? उनको आप ज्वाइन नहीं करोगे। और अगर आपको उल्टा मिल जाए तो उसको आप ऑल्दो नॉनदलेस से ज्वाइन करेंगे। आप बनाओ ध्यान से, अपने ठंडे दिमाग से डालो कमेंट सेक्शन में, जिसको बना सकते हो बना के पूरा डालना, है ना? फिर मैं बताता हूँ मेरा आंसर, वही कमेंट में चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर्स में थोड़े से लेट अपडेट करता हूँ, टाइम थोड़ा कम रहता है पर मैं करता जरूर हूँ, है ना? Kara, the challenge is to reach a trade deal in the absence of which WTO trade rules will kick in starting January. Kara, जो चैलेंज है, जो सारी चुनौती है, इस वो है कि रीच करें, पहुंचे हैं एक व्यापारिक समझौते पे। और कौन सा समझौता? जिसकी नामौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ विच, जिसकी नामौजूदगी में WTO के जो व्यापारिक रूल्स हैं ना, ट्रेड रूल्स हैं, वो किक इन कर जाएंगे, वो अंदर घुस के आ जाएंगे, वो शुरू हो जाएंगे स्टार्ट होते हुए जनवरी से। तो सारा चैलेंज यही है, EU के रूल्स लगे रहें, ऐसी एक डील कर दें ताकि WTO के डिफ़ॉल्ट रूल सारी कंट्रीज़ के बीच में जाकर के ना लगे। अब इस सेंटेंस में देखने वाला कुछ भी नहीं है सिवाय कॉन्सेप्ट के। चलो बता देता हूँ आपको, है ना? इस सेंटेंस को देख के मुझे बताओ कहाँ पे गलती है। बहुत ही सिंपल गलती है मेरे भाई, रीच के बाद में ऐड नहीं लगाते। द कमिटी फॉट विद इन दमसेल्व्स, देखो एक कमिटी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है तो मैंने दमसेल्व्स लिखा है ना। द कमिटी फॉट विद इन दमसेल्व्स एंड रीच्ड एट अ कंसेंसस फाइनली। अब ये कंसेंसस पे तो आ गए, ठीक है, पर रीच के बाद में ऐड नाम की प्रपोजिशन को फिक्स ना करें। तो यहाँ पे याद रखें हमेशा, जैसे रीच अ ट्रेड डील है, रीच एड अ ट्रेड डील नहीं है। किक इन करना मतलब स्टार्ट होना, सेट इन होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना। करो विद वीक्स टू गो बिफोर द डेडलाइन देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन इश्यूज सच एज वर्कर्स राइट्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, स्टेट एड टू बिजनेसेस एंड द आयरिश बॉर्डर। करे विद साथ ही, वीक्स के हफ्तों के, टू गो अभी आने के लिए, और कब से? इस डेडलाइन के पहले। अब डेडलाइन के हफ्ते ही बचे होने के साथ, ऐसा समझ लो, है ना? कुछ 1-2 हफ्ते ही तो बचे हैं 15 अक्टूबर में, तो कह रहे हैं 3-4 हफ्ते बचे होंगे। तो कह रहे हैं इन कुछ हफ्तों के ही बचने के साथ इस डेडलाइन के पीछे अभी भी वहाँ कोई कंसेंसस नहीं है, कोई भी आम सहमति, सबकी राय नहीं है ऐसे मुद्दों पे, सच एज जैसे कि वर्कर्स के राइट्स, मजदूरों के हक, एनवायरमेंटल की रेगुलेशंस, स्टेट की एड, सरकार की हेल्प, किसके लिए? बिजनेसेस, व्यापारों के लिए। और चौथा क्या? आयरिश बॉर्डर, नॉर्थ और साउथ आयरलैंड के बीच का बॉर्डर। तो कह रहे कुछ ही हफ्ते रह गए हैं पर आज तक इन चीज़ों पे कोई आम सहमति नहीं बनी है, कैसे इनको आगे ऑपरेट करेंगे। कंसेंसस वर्ड को देखें, सबकी रजामंदी, आम राय को कहते हैं कंसेंसस। इसके लिए सिनोनिम अपने पास बहुत बढ़िया, यूनानिमिटी। जब यूनो है एनिमस सभी का, एक है दिमाग सभी का, तब बोलते हैं हम यूनानिमिटी आ गई है, कंसेंसस आ गया है, आम जो है रजामंदी सबकी हो गई है। चलो आगे बढ़े। कह रहा व्हाइल द EU wants the UK to adopt rules that are close to its own to ensure a level playing field in trade, the British government argues that the whole point of the EU divorce was to break free from the common rules. कह रहे जहाँ पे यूरोपियन यूनियन चाहती है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन वांट करती है यूके के लिए कि वो अडॉप्ट कर ले, अपना ले ऐसे रूल्स को जो बहुत नज़दीक हैं
इट्स ऑन, टू इट्स ऑन, इसके खुद के। यूरोपियन यूनियन क्या कहती है, आप हमसे अलग हो गए कोई बात नहीं, पर ऐसे ही ट्रेड रूल्स आप अपनाना जो हमारे जैसे ही हो, है ना, ऑलरेडी जो आप फॉलो करते थे। अच्छा, क्यों करना चाहती है ऐसा? ताकि इंश्योर कर पाए एक लेवल प्लेइंग फील्ड को, सबके लिए बराबरी के मौके को। कहाँ पे? इन ट्रेड व्यापार के अंदर। ऐसा ईयू चाहती है, इस वजह से ईयू कहती है कि तुम हमारे जैसे रूल्स जो है फॉलो करो। कह रहा हुआ क्या, बल्कि कह रहे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो इंग्लैंड की सरकार है, वो आर्ग्यू करती है दैट वो ये कि जो पूरा पॉइंट था ना इस ईयू से डिवोर्स का, जो पूरा पॉइंट था ईयू से बाहर निकलने का, वो था कि हम ब्रेक फ्री हों कॉमन रूल से, ऐसे कॉमन रूल से हम अलग हो जाएं जो सब लोग फॉलो करते हैं। देखो, इंग्लैंड को परेशानी ये है कि ये सबसे पैसे वाले हैं ईयू के अंदर, है ना, सबसे ज़्यादा नहीं होंगे तो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो सबसे पैसे वाली कंट्री हैं। तो इनका मानना ये है कि ईयू में आने के कारण हमारी इकॉनमी से सब फायदा उठा रहे हैं और हम किसी से नहीं उठा रहे। तो ईयू बोलती है आप हमारे जैसे रूल्स अपनाओ। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे जैसे नहीं अपनाने ना हमें, इसीलिए तो तुमसे अलग हुए हैं, तो हमें क्यों बता रहे हो कि हमारे जैसे रूल आप जो है फिर से लागू करो। समझ गए सेंटेंस को? अब देख लेना, एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है, इससे पहले एक पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जरूर आएगा। अब ये सेंटेंस अपने आप में गलत। वी अप्रोच्ड द बैंक फॉर अ लोन बिकॉज वी वांटेड ओन हाउस। हमने बैंक को एक लोन के लिए अप्रोच किया क्योंकि हम खुद का घर चाहते थे। अब बात वही है, अगर ऑन आएगा एडजेक्टिव बन के हाउस से पहले, तो ऑन से पहले एक पजेसिव आएगा। अब पजेसिव आएगा हमारे लिए वी के हिसाब से आवर। अगर शी होता तो हर, अगर इट होता तो इट्स, अगर ही होता तो हिज, समझ गए ना, अगर राम होता तो राम्स। इस तरह से आप हमेशा एक पजेसिव दें ऑन नाम के एडजेक्टिव को, अकेले छोड़ देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिगार्डिंग नॉर्दर्न आयरलैंड द हार्ड ब्रेक्सिडियर्स आर अपोज टू एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू रीजन। अब ये ब्रेक्सिडियर्स है ना, बहुत उत्पाती लोग हैं यहाँ वहाँ के ना, इंग्लैंड के। कह रहा रिगार्डिंग संदर्भ में, रिगार्ड करते हुए जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, कह रहा अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें ना, तो ये जो हार्ड ब्रेक्सिडियर्स हैं ये बहुत ही अपोज टू हैं, बहुत ही खिलाफ हैं किसी भी खास ट्रीटमेंट के, बर्ताव के इस रीजन के साथ। ये कहते हैं कि नॉर्थ आयरलैंड को साउथ आयरलैंड से आप ज़्यादा मिलने की जुलने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ हो आप, हमारा आप पे कब्जा है, ज़्यादा प्यार मोहब्बत ईयू वालों के साथ आपको नहीं रखनी है। तो इस तरह से अपोज टू हैं ये, है ना। कह रहा न्यू लेजिस्लेशन सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज हार्डनिंग इट्स पोजिशन ऑन आयरलैंड एज वेल। और कह रहे जो नया लेजिस्लेशन है वो ये सजेस्ट भी करता है, इशारा भी करता है कि जो सरकार है वो हार्डन कर रही है, इज हार्डनिंग, एक वर्ब है हार्डन, है ना, वो हार्ड बना रही है, मजबूत बना रही है, अपनी पोजीशन को कड़ा कर रही है आयरलैंड के ऊपर साथ ही साथ। तो ये जो ब्रेक्सिडियर्स हैं, ऐसा लगता है इनकी बात को इंग्लैंड की सरकार बड़े अच्छे से मान भी रही है। अब देखो आगे कह रहा है, अब देखो बताएगा रीजन क्यों हो रहा है ऐसा। कह रहा ड्रिवन बाय इंग्लिश नेशनलिस्ट फॉरवर्ड द ब्रिटिश लीडरशिप appears to be blind to the economic and political consequences of its hard line। कह रहे ड्राइव होकर के, ड्रिवन बाय होके, है ना, सवार होकर के अंग्रेजों के नेशनलिस्ट फॉरवर्ड के ऊपर। फॉरवर्ड मतलब जोश, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रभक्ति वाला, इंग्लिश मतलब अंग्रेजों का। तो कह रहा सवार होकर के वहाँ के अंग्रेज राष्ट्रभक्त जो हैं, जो एकदम पैट्रियट हैं, उनके जोश के ऊपर हुआ क्या, फॉरवर्ड के ऊपर सवार होके। कह रहा सरकार जो है ना वहाँ की ब्रिटिश लीडरशिप दिखाई देती है टू बी होती हुई पूरी तरह से अंधी, और किसके लिए, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, सियासी नतीजों के लिए, और किसके, इसकी हार्ड लाइन के। तो कह रहा है वहाँ के लोगों से जो सर चढ़ गए, इनके लोगों का जोश इनके सर पे चढ़ गया, और सरकार दिखाई देती है कि बिल्कुल अंधी हो गई है, ब्रिटेन का ना इकोनॉमिक ना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख पा रही है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखते हैं। फॉरवर्ड वर्ड को नोट करना, झील, एंथुसियाज्म, पैशन, और लिख देता हूँ विगर, है ना, सबका मतलब क्या है, आपका जोश, आपका उत्साह। अच्छा, ब्लाइंड टू, ध्यान देना इस पे, ब्लाइंड टू मतलब किसी को नज़रअंदाज कर देना। आई एम ब्लाइंड टू, यू आर ब्लाइंड टू माई वरीज, तुम मेरी वरीज, मेरी परेशानियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर चुके हो। ऐसे ही आप डेफ टू भी बोलते हैं। डेफ टू का मतलब है, इसको डीफ मत बोलना, डीफ को आप बहरा बोलते हैं ना, डीफ, है ना, उसको डेफ बोलते हैं इंग्लिश में, डीफ नहीं बोलते। तो डेफ टू होते हैं तो मतलब किसी की बातों को अनसुना कर देना। शी वॉज डेफ टू हर चिल्ड्रंस क्राइज, हर उसके बच्चों की जो क्राइज थी ना,
उसके लिए बिल्कुल बहरी हो गई थी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था बच्चे कितने भी रोएं। तो डेफ टू ब्लाइंड टू, इनके बाद में हमेशा टू लगाएं, है ना। चलो, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, रेमिफिकेशन, इम्प्लीकेशन। कह रहे द ब्रेक्सिटियर्स हैव ऑलरेडी पुश्ड द यूके इनटू एन अनएनविएबल पोजीशन इन यूरोप। कह रहे जो ब्रेक्सिटियर्स हैं ये पहले से ही पुश कर चुके हैं यूके को एक ऐसी पोजीशन में यूरोप के अंदर, और वो कैसी है, अनएनविएबल। अब देखो इस वर्ड को समझना, एनविएबल मतलब जो जिससे आप एनवे करो, जिससे आपको थोड़ी सी भी इच्छा हो, जिसको पाने की थोड़ी सी भी इच्छा हो, डिजायरेबल हो, उसको कहते हैं एनविएबल, एक एडजेक्टिव है ना। हर वो चीज़ एनविएबल है जो आपको देख के लगता है यार मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अगर इसके आगे अन लगा दूं, अगर इसके आगे अन लगा दूं तो क्या बन गई, अनएनविएबल, और इसके आगे भी अन लगा दूं तो बन गई अनडिजायरेबल। तो हर वो चीज़ अनएनविएबल है जो अनडिजायरेबल है, आपको देख के लगता है यार ये तो इतना परेशान है, भगवान ना करे मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, है ना। तो कह रहा है ऐसी ही सिचुएशन में इन ब्रेक्सिटियर्स ने आज इंग्लैंड को डाल दिया है यूरोप के अंदर। सारा यूरोप कहता है यार इंग्लैंड जैसी काश हमारी हालत ना ही हो, है ना। चलो, कह रहा नो डील एक्सिट विल इन्फ्लिक्ट सीवियर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन द ब्रिटिश एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी इज इन डायर स्ट्रेट्स ड्यू टू कोविड-19। कह रहे बिना डील का जो एक्सिट है वो इन्फ्लिक्ट करेगा, चोट मारेगा बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट की, आर्थिक कीमतों की, ब्रिटिश के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, है ना, ऑन द ब्रिटिश। और कब, एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त जब सरकार वहाँ की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है खराब स्थिति में है, डायर स्टेट्स में है, किसके कारण, कोविड-19 के कारण। तो कह रहा वैसे ही बड़ी हालत पतली है, अगर आपने डील के बिना एक्सिट किया तो और हालत पतली हो सकती है वहाँ की अर्थव्यवस्था की। अब देखने वाली चीज़ देखते हैं सेंटेंस में, डायर स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है जल डमरू मध्य। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हो तो समझना, इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो जीके पढ़ा होगा आपने। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब की सब स्ट्रेट्स हैं। छोटा सा पैसेज होता है ना पानी का, बहुत ही संकरा होता है, इसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। डायर का मतलब होता है रिस्की। अब देखो डायर स्ट्रेट क्या हो गई, ऐसी स्ट्रेट जो बड़ी रिस्की है। अब देखो कैसी होगी, बहुत ही खराब कंडीशन में। आप ऐसी स्ट्रेट से गुजरोगे, ऐसे पैसेज से गुजरोगे तो आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी डायर स्ट्रेट में ना, तो योर लाइफ इज इन रियली बैड कंडीशन। अब डायर स्ट्रेट नाम के फ्रेज का एक सिनोनिम भी है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट ऐसी चीज़ जिसका कोई हल ना हो, बहुत ही बड़ी परेशानी, जिसको कहते हैं प्रेडिकामेंट। तो इकोनॉमी जो है ऐसे वहाँ भी बहुत बड़ी परेशानी डायर स्ट्रेट्स में है। कह बिसाइड्स इट रिस्क डिसरप्टिंग पीस इन द आइलैंड ऑफ आयरलैंड, है ना। कह रहा साथ ही साथ ये रिस्क भी करती है कि डिसरप्ट कर देगी शांति को आयरलैंड नाम के टापू पे, आइसलैंड जो है आइलैंड नाम का। कह रहा मिस्टर जॉनसन एंड हिज कैबिनेट शुड आस्क देमसेल्व्स वेदर द नो रिस्क डील इज वर्थ टेकिंग। कह रहा जॉनसन साहब और इसके मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को पूछना चाहिए सवाल, और किससे, देमसेल्व्स, अपने आप से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के जस्ट बाद आता है, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को एक ही बताता है ना। कह रहे जॉनसन साहब और उसके मंत्रिमंडल को पूछना चाहिए अपने आप से, देमसेल्व्स, और क्या पूछना चाहिए, हाँ कहना, कि जो बिना डील का जो रिस्क है वो क्या लेने लायक है या नहीं, है ना। खुद से सवाल पूछें क्या रिस्क को उठा सकते हैं। कह रहे दे शुड इंस्टेड रिस्पेक्ट द विड्रॉल एग्रीमेंट एंड बी फ्लेक्सिबल इन द टॉक्स एज वेल एज ऑन द डेडलाइंस। कह रहे बजाय इसके उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो ये विड्रॉल एग्रीमेंट ये कर चुके हैं ईयू के साथ, है ना, डिवोर्स एग्रीमेंट जो कर चुके हैं ईयू के साथ, और इनको होना चाहिए फ्लेक्सिबल, एकदम जो है अड़ा हुआ नहीं होना चाहिए इन टॉक्स, बातों में, और साथ ही साथ डेडलाइंस में, लास्ट डेट के ऊपर। तो कह रहा है एक्चुअल में इनको कोऑपरेट करना चाहिए, अड़ने की बजाय इनको सबके साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा, देखने वाला कुछ है नहीं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं ना, सिंपल सेंटेंसेस है। कह रहा बोथ साइड शुड फोकस ऑन रीचिंग अ कंसेंसस ऑन ट्रेड एंड अदर फ्यूचर रिलेशंस एंड नॉट ऑन एंडिंग द रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट। कह रहा दोनों ही साइड्स को फोकस करना चाहिए, दोनों ही साइड को पूरा का पूरा ध्यान अपना लगाना चाहिए रीच करने पे एक कंसेंसस को, एक सहमति को, व्यापार और दूसरे भावी रिलेशंस पे, फ्यूचर रिश्तों पे, और नहीं करना चाहिए कंसंट्रेट एंड नॉट, और किस पे, एंड करने पे इस रिश्ते को किसी भी कॉस्ट पे, है ना। तो कह रहा ब्रिटेन आज की डेट में उतारू है, कैसे भी करके इस रिश्ते को ख़त्म करूँगा, बावजूद इस बात के दोनों पार्टियों को बैठ करके बातचीत करनी चाहिए,
अपने फ्यूचर रिलेशंस के ऊपर और एक कंसेंसस लानी चाहिए ट्रेड के ऊपर। कोशिश की है मैंने इसको फिल्मी स्टोरी में बदलने की, एकदम फिल्मी स्टोरी ही है ना। अगर आप हर चीज़ को ध्यान से देखो तो उसको 2-3 लाइन के अंदर आप जो है एक स्टोरी में बता सकते हो। तो ये भी एक 2-3 लाइन की स्टोरी सी है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताना। जिनकी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू मेंबरशिप है ना, जिनके कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, वो मेरे इस टेलीग्राम पे एक्सेप्ट जो है ना, मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑल्टरनेटिव वे ऑफ पेमेंट्स को। पेमेंट्स मेरे हाथ में नहीं होती, यूट्यूब देखता है, मेरे हाथ में सिर्फ कंटेंट डालना है। यूट्यूब क्या है, उसी को मिलते हैं पैसे, अपना कट रखता है, उसके बाद जो है आधा काट पीट के मुझे देता है। तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कैसे कार्ड कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा, तो बता देना, मैं आपको ऑल्टरनेटिव वेज बता दूंगा, है ना, कैसे पेमेंट करनी है। डालना कमेंट सेक्शन में आज के आंसर्स। फिर मुलाकात लूंगा कल, तब तक के लिए साइनिंग